हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ कॉमर्स कॉमर्स का रिवीजन। क्लास 11 आईएससी बोर्ड का कॉमर्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला वाला चैप्टर करेंगे आज। सबसे पहला वाला चैप्टर करेंगे। रिवीजन का मोड मैं बता दूं, रिवीजन का मोड बहुत फास्ट ट्रैक होने वाला है। नॉर्मली 20 से 30 मिनट में हम लोग एक चैप्टर फुल चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम के को बहुत सफिशिएंट टाइम में एकदम रिवीजन कर पाएंगे। तो ये वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा और अपने आगे वाले दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लोग। सबसे पहले आज जो चैप्टर हम लोग रिवीजन में लेने वाले हैं उसका नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। और एक बार बोल दूं, आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, सबसे पहले कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इज ए सोसाइटी which has its objective for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principle। मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के लिए होता है। लोगों का समूह को बोला जाता है। लोगों का समूह मिलके अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल जैसे कि आप ये देखे होंगे, आपके शहरों में भी होगा कि बहुत सारे वुमेन्स मिलके अचार या पापड़ का बिजनेस करते हैं। मतलब एकदम समूह, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं, मतलब एक सोसाइटी मिलके, एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिलके अगर कोई काम कर रही है और अगर उस काम को ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया जाए तो उसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। A cooperative society is a form of organization wherein person voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves। मतलब अपने आप का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने आप का इंटरेस्ट को ऑब्वियसली ये संभालने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला जाता है। ठीक है, इसके फीचर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके फीचर्स पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहला ही फीचर्स क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एसेंशियली ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑफ इंप्रूविंग, ये डिजायरस ऑफ इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू जॉइंट एक्शंस। तो वॉलंटरी एसोसिएशन क्या हुआ? एक टाइप का एसोसिएशन है जहां वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल मिलते हैं विद द कॉमन इंटरेस्ट टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फीचर क्या है? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रली। द मेंबरशिप ऑफ ए द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। यहाँ पे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ नहीं देखा जाता। यहाँ पे जाति, धर्म कुछ नहीं देखा जाता। कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, क्या होता है? जैसे कि आप सोल ट्रेडर चैप्टर किए हैं या तो आप पार्टनरशिप चैप्टर किए हैं, तो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि कंपनी अलग, जैसे जैसे हम लोग कंपनीज अकाउंट में, कंपनीज में जैसे सीखते हैं कि कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग, वैसे ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वेरी करता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स ए डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर्स। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग और उसके मेंबर्स अलग, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे तो उसके मेंबर्स को लायबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, चौथा पॉइंट, वन मैन वन वोट। एवरी मेंबर हैज वन वोट irrespective of the number of share held by them। रिच पर्सन होल्डिंग मोर शेयर्स कैन नॉट ये डिक्टेट टर्म्स। तो हर आदमी का एक एक वोट करके रहता है, चाहे आपके पास कितने भी शेयर्स हो, कोई मैटर नहीं करता।
हर आदमी अपना एक वोट दे सकता है। हर आदमी के पास अपना एक वोट रहता है, जो कि हर आदमी के पास रहता है। आप रिच हो या पुअर हो, कोई मैटर नहीं करता है इधर। ठीक है। पांचवा, सर्विस मोटिव। द प्राइमरी एम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट मेंबर। सबसे पहले सबसे पहला मोटिव क्या रहता है? सबसे पहला मोटिव एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है कि अपने खुद के मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड किया जाए। खुद के मेंबर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। बाद में अगर कुछ सर्विस बचा तो दूसरों को प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले खुद के मेंबर्स को ही अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। ये डिस्पोजल ऑफ सरप्लस किसको बोलते हैं? द सरप्लस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेंबर इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द लॉ, एटलीस्ट वन फोर्थ ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। एक जनरल रिजर्व किया क्रिएट किया जाता है, जिधर वन फोर्थ ऑफ द प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट नॉट एक्सीडिंग 10% may be utilized for the welfare of the locality। लोकेलिटी के वेलफेयर के लिए 10% उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट, लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। A dividend not exceeding 10% can be paid to members of the capital। तो अगर 10% से ज्यादा कभी भी डिविडेंड पे नहीं करती एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ये 10% से ज्यादा कभी भी डिविडेंड अपने मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है। क्योंकि वो तो ऑब्वियसली वेलफेयर के लिए काम करती है। वो तो अपने आप अपने मेंबर्स के लिए ही काम करती है, अपने लोकेलिटी के लिए ही काम करती है। तो ये 10% से ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। ओके। अब पढ़ेंगे कैश ट्रेडिंग। आठवां नंबर पॉइंट क्या है? कैश कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग क्या बोलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। कैश ट्रेडिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट। मतलब हमेशा क्या करती है? कैश बेसिस में ही गुड सेल करती है, मतलब कोई उधार नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। अगर कैश में अगर ट्रेड करेगी तो ये किससे बचाएगा? ऑब्वियसली बैड डेट नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा, कोई ऑब्वियसली पैसा मार के नहीं नहीं भाग पाएगा। तो इट मतलब कैश ट्रेडिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट एंड मेंटेन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है? जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए काम में आता है। तो ऑब्वियसली कैश ट्रेडिंग होगा तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे तो आ ही जाएंगे। हाउएवर एक एन एक्सेप्शंस मे बी मेड इन केस ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स कभी एक आध मेंबर्स को जरूरत पड़ सकता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो रेयर केस में होता है, लेकिन ये लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब क्या हो गया? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। वन registered a cooperative society enjoys perpetual succession। It is created by law and law alone can dissolve it। मतलब इसको कोई भी बर्बाद या इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। लॉ के द्वारा ये स्थापित है और लॉ ही इसे खत्म कर सकती है। ठीक है। लॉ के द्वारा ये स्थापित है और अकेला लॉ ही इसको खत्म कर सकती है। तो ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस का काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल क्या होता है? एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और रिस्पेक्टिव स्टेट कॉर्पोरेट लॉस। मतलब हर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर्ड है, और या तो रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव लॉस, जो भी बहुत सारे लॉस है उसके तहत ही रजिस्टर्ड है। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब हमेशा हमें क्या करना चाहिए? प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल बनाए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है और कंट्रोल करती है बहुत अच्छे से। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक कंपनी
और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। सबसे पहले यहाँ बेसिक ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस वेयर एज ए कंपनी सीक्स टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या एम रखती है कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करे, और अपने मेंबर्स को ही क्यों, बाहर वाले को भी सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे। और सबसे मेन एम क्या है इसका, सर्विस प्रोवाइड करना, बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन वहीं कंपनी का मेन एम क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। एक प्राइवेट कंपनी बोलिए, एक पब्लिक कंपनी बोलिए, सबका मेन मोटिव क्या रहता है, अर्न प्रॉफिट। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितने चाहिए, 7 चाहिए। और मिनिमम नंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने कितने चाहिए, 2 चाहिए ना। आप लोग पढ़े हैं ऑब्वियसली कंपनी, हम ये चैप्टर भी कवर करेंगे, आप लोग बस बने रहिए। और लेकिन कोऑपरेटिव रिक्वायर्स कितने मेंबर्स चाहिए, कोऑपरेटिव में एटलीस्ट ये 10 मेंबर्स चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट ये 10 मेंबर्स चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 50 इन प्राइवेट कंपनी एंड 100 इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। ओके, ये देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं बनाया गया है। एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मेंबर्स लायबिलिटी। मेंबर्स का कितना लायबिलिटी रहेगा वो बात के पढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज जनरली लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जनरली लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, और द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम थ्रू द कंपनीज एक्ट। मतलब कि कंपनी के तहत लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कितना रहता है, जितना शेयर्स वो ऑलरेडी ले चुका है, जितना शेयर्स वो हेल्ड करता है, और जितना ऑलरेडी वो उसने गारंटी दिया, या तो जितना ऑलरेडी वो उसने गारंटी दिया है, या जितना ऑलरेडी वो शेयर हेल्ड करता है, उतना ही उसका लाइबिलिटी रहता है कंपनी के तहत, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव के अगेंस्ट लाइबिलिटी कितना रहता है, द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ऑप्ट फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, बट इन प्रैक्टिस ये देयर लाइबिलिटी इज जनरली लिमिटेड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ऑप्ट कर सकते हैं, अपने आप को अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके लाइबिलिटी क्या रहता है, लिमिटेड, ठीक है। मेंबरशिप, मेंबरशिप का अगर बात करें तो द मेंबरशिप ऑफ ए, मेंबरशिप का अगर बात करें, the membership of a cooperative society is open at all times, and the new members have to pay the same amount per share as old one have paid. तो यहाँ मेंबरशिप क्या है, यहाँ मेंबरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमेशा खुली रहती है, और जो पुराने दाम में शेयर बिक रहे थे वही नए दाम में भी, वही नए ये टाइम में भी वही दाम में शेयर बिकेंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, कैपिटल फुली सब्सक्राइब्ड भी कभी कभी होता है। तो कंपनी में इसका उल्टा होता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक एज ईच मेंबर हैज वन वोट एंड ये देयर इज नो सिस्टम ऑफ प्रॉक्सी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट ऐसा ही है कि हर मेंबर, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कितना भी शेयर क्यों नहीं हेल्ड कर रहा हो, चाहे एक मेंबर अगर 100 शेयर क्यों नहीं हेल्ड कर रहे हो, वो भी एक ही वोट मिलेगा, उनको भी एक ही वोट मिलेगा। और एक मतलब गरीब मेंबर हो जो एक शेयर होल्ड कर रहा है, उसको भी हमेशा एक ही वोट मिलेगा। लेकिन कंपनी के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता है। मतलब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में नॉर्मली जितने शेयर आपके पास है उतने वोट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी मैटर करता है, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैसे, ये डिविडेंड के रूप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
लेकिन इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ए मिनिमम पार्ट ऑफ सरप्लस मस्ट सेट असाइड एज ए रिजर्व। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको साइड में कर दिया जाता है रिजर्व के लिए, ठीक है। उसको रिजर्व में रख दिया ये जाता है पहले, उसके बाद ये 10% या 10% से कम ही डिविडेंड उसके मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है। यही रूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल का। इन ए कंपनी वन मेंबर कैन बाय एनी नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसे हैं तो एक आदमी कितना भी शेयर्स खरीद सकता है, उसको तो ऑब्वियसली कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। बट एन इंडिविजुअल कैनॉट बाई मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर्स वर्थ थाउजेंड ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है ना, कि एक इंडिविजुअल मेंबर ये 10% या 10% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता, ठीक है। या ठीक है, ओके। मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर्स वो 1000 ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल नहीं खरीद सकता, ओके। अब पढ़ते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब पढ़ते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। द शेयर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल while the shares of cooperative society cannot be transferred but can be returned to the society in case of member wants to withdraw his membership। तो ऑब्वियसली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को भी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। हम लोग क्या कर सकते हैं, विथड्रू कर सकते हैं अपने मेंबर्स को, लेकिन हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कवरेज के बारे में बात करते हैं। एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली ड्रॉस इट मेंबरशिप फ्रॉम ए लिमिटेड लोकल एरिया। द मेंबर हैव कॉमन बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयर और लोकेलिटी। इन ए कंपनी members have no such relationship and are usually drawn from different parts of the country and even from abroad, okay। मतलब एक ऑब्वियसली एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप क्या होता है, लिमिटेड लोकल एरिया एरिया का ही रहता है। मतलब एक लोकल एरिया का ही रहेगा, उस लोकल एरिया का ही मेंबर्स ऑब्वियसली आएंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होने। लेकिन एक कंपनी में नॉर्मली क्या होता है कि ब्रॉड ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर करता है, पूरे कंट्रीज के लोग शामिल होते हैं उस कंपनी में, ठीक है। एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेज। अब पढ़ते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी enjoys सेवरल exemptions एंड प्रिविलेज रिगार्डिंग इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे एग्जेम्पशन है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे एग्जेम्पशन है, जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ता है ऑब्वियसली। ये दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट सीक्स टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ ए कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्योंकि इसको तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन ऐसा कंपनी में बिल्कुल नहीं है, नो सच एग्जेम्पशन प्रिविलेज। क्योंकि कंपनीज बहुत सारे प्रॉफिट कमाती है एक साल में, उस हिसाब से तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत छोटी है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्जेम्पशन दे के रखे हैं, जैसे कि टैक्स का, स्टैम्प ड्यूटी का। तो लेकिन नो सच exemptions privileges and assistance is available to public limited company, ओके। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं गवर्निंग स्टैट्यूट। उसके बाद पढ़ते हैं गवर्निंग ये स्टैट्यूट। A company is governed by the Companies Act 1956, while a cooperative organization is subject to the provisions of the Cooperative Societies Act 1912 और State Cooperative Societies Act। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपनी किसको फॉलो करेगी हमेशा, कंपनीज एक्ट 1956 को फॉलो करेगी, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो हमेशा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसको फॉलो करेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को फॉलो करेगी, या तो स्टेट कोऑपरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को ही फॉलो करेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? In order to get a cooperative society registered, an application is prescribed from, मतलब एप्लीकेशन किसको देना पड़ता है? रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में देना पड़ता है। रजिस्ट्रार को क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट इन विच सोसाइटीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड। उसमें क्या करना पड़ता है? एनी 10%, मिनिमम मैंने बोला था ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करने के लिए मिनिमम 10% होना चाहिए, मिनिमम 10%। तो क्या बोलेंगे? एनी 10% अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स मतलब मैच्योरिटी लेवल आ जाना चाहिए उनको। तो 18 ईयर्स मतलब एडल्ट होना चाहिए। एंड हैविंग कॉमन इंटरेस्ट में सबमिट ए जॉइंट एप्लीकेशन फॉर बीइंग फॉर्म्ड इनटू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सारे के सारे 10 मेंबर्स मिलके जॉइंट एप्लीकेशन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। क्या क्या ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? क्या ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले देख देख लो यहाँ पे क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पे देखो, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले नाम और एड्रेस ये सोसाइटी का। उसके बाद द एम्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर विच द सोसाइटी इज बिंग ये रजिस्टर्ड, मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, कौन सा काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किस किस चीज का हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग खोलने वाले हैं। ठीक है, द नेम्स एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ मेंबर्स, मतलब कि जो 10 मेंबर्स या तो 10 से ज्यादा मेंबर्स अगर रजिस्टर कर रहे हैं, तो सारे के सारे मेंबर्स का नाम, पता, ऑक्यूपेशन, क्या क्या काम करते हैं वो मेंबर्स, सारे के सारे हमको डिटेल्स चाहिए। उसके बाद क्या? उसके बाद शेयर कैपिटल एंड इट डिवीजन। शेयर कैपिटल एंड इट डिवीजन मतलब कि शेयर कैपिटल मतलब कैसे कैसे शेयर में बांटे हुए हैं, कौन किसका कितना शेयर है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। मेथड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मेथड ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर। तो मेथड भी बहुत जरूरी है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर्स कैसे लिए गए हैं, कौन से मेथड के को फॉलो करके एडमिशन लिया गया है। और यहाँ पे 2 कॉपीज ऑफ द बाई लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब 2 कॉपी हमको क्या चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी को। हमको ये सब डॉक्यूमेंट्स किधर सबमिट करना पड़ेगा? ये सब डॉक्यूमेंट्स हमको ऑब्वियसली रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अडॉप्ट मॉडल बाय लॉस गिवन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इंस्टेड ऑफ फ्रेमिंग इट ओन बाय लॉस, मतलब किसी को अगर अपना लॉस नहीं बनाने आता तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत खुद के बनाए हुए मॉडल बायलॉस को ही अपना फ्रेम कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं। अब कोई थोड़ी ना ऑब्वियसली इतना प्रोफेशनल लेवल का आदमी है कि खुद का लॉ खुद ही बनाए। तो जिसको बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी एक लॉ बनाया हुआ है, उसको ही आप फ्रेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Once the application of the registrar along with the copies of bylaws is submitted, the registrar of the cooperative society will carefully scrutinize them in order to ensure that in accordance with the provisions। तो जब हमने क्या किए, जब जब हमने ये सारे कॉपीज रजिस्ट्रार को सबमिट कर दिए, अब वो ऑब्वियसली उसको स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज करके हमको क्या देगा? मतलब ये सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड कर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड ओनली व्हेन इट इज सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। क्या क्या कंडीशंस हम लोगों को ऑब्वियसली मानना पड़ेगा? क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर होने के लिए, और कौन कौन से कंडीशंस ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनेगी, नहीं फॉर्म होगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, द मेंबर शुड बी बाउंड टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट, मतलब
अलग अलग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉमनली इंटरेस्ट होना चाहिए, सबका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, they must put up a joint application to a registrar of cooperative CH societies। तो सबसे पहले तो जॉइंटली एप्लीकेशन उन लोगों को लिखना पड़ेगा, जॉइंटली एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ईच मेंबर मस्ट गिव ए अंडरटेकिंग टू बाई एटलीस्ट वन शेयर। कम से कम एक शेयर तो हर एक मेंबर को खरीदना ही पड़ेगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारा खरीद सकते हैं आप, कम से कम एक शेयर तो खरीद के रहिए। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि अगर एक शेयर भी है तो उनके पास एक वोट है, अगर 100 शेयर भी है मेंबर के पास तभी भी उनके पास एक ही वोट है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा ही होता है। एक कॉपी ऑफ बाइलॉज मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। तो बाइलॉज का भी कॉपी सबमिटेड करना पड़ेगा। कौन कौन यहाँ पे रहना चाहिए, कौन कौन यहाँ पे रहना चाहिए, एक प्रेसिडेंट रहना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट रहना चाहिए, ठीक है, सेक्रेटरी रहना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी रहना चाहिए, और एक ट्रेजरर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, इसको इफेक्टिव वे में रिवीजन बनाने के लिए, अगर ये रिवीजन आपको बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव लगा है तो आपको भी घर में बैठ के रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, आज फिलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से लाइक देंगे, ऑब्वियसली लाइक करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल में, आते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे रिवीजन वीडियोस बिल्कुल आते रहेंगे। लेकिन आपको घर में बैठ के भी तैयारी ये करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारियां कीजिए। थैंक यू। चलिए, बाय, शुभ रात्रि, और बहुत अच्छे से पढ़िए।